आदाब, नमस्कार। मैथिली अफसानों की कड़ी में आज का अफसाना है मालूम ही था। जी हाँ, मालूम ही था। लेखक है बृज किशोर वर्मा, मणिपदम। सुनिए। गैर मामूली तरह से चमकती आंखें, चौंकी हिरनी सी, कोई भयानक ख्वाब देखकर घबराई सी, खादी की सफ़ेद साड़ी पहने, यही 15-16 साल की उम्र, गोरा रंग, चंचल और सबका काम खुशी खुशी करने की ख्वाहिशमंद, लाचार। खादी भंडार के बीच सूत कपड़े उजरत के लेन देन का दिन, वही दिन था। बूढ़ी कत्तन यानी सूत काटने वाली के दरमियान वो ऐसी लग रही थी जैसे तालाब के बीच में एक अकेला कमल खिला हो। उस दिन उसे खूब अच्छा लग रहा था। कत्तन की तरफ से भंडार के कारकुन सबसे लड़ाई करने में। कारकुन मुस्कुराते, सूद बार बार तौल रहे थे, सूद के नंबर का अंदाज़ा बदल बदल कर लगाते और पैसा गिनकर दे रहे थे उसके हाथ में। वो उन सबको समझा समझा कर पैसा बांट देती थी। बहुत मोटे सूद को वो 150 नंबर कहती और बहुत बारीक को 10 नंबर। कभी कभी ज़्यादा वक्त लग जाता और कारकुन डांट देते। वो उदास होकर एक तरफ बैठ जाती और बूढ़े मर्जर की आंख वैसे ही भर आती। वो बड़े प्यार से तो समझाते, संध्या दाई, खादी भंडार कोई कारोबारी इदारा नहीं है, अपना ही संगठन है। काटने वाली औरतों और अराकीन की मदद कीजिए, लीजिए, ऐसे रूठिए नहीं। फिर चल पड़ता खुशी के साथ संध्या का हंसी मजाक। लेकिन इतना होते हुए भी आखिर में वो अपने सूद के वक्त में कुछ नहीं बोलती। सबसे महीन और सबसे ज़्यादा सूद वो लाती और उदास हंसती अपने वक्त में वो कुछ नहीं कहती। भाई साहब, जितना नंबर देना हो उतना ही दीजिए। उस दिन बहुत भीड़ थी भंडार में, सबकी मदद कर रही थी। इतना तय था कि उसकी आंखों की गिनती पर सूद खरीदने वाले अराकीन को बहुत भरोसा था। 15 नंबर उस गुस्साई बुढ़िया को वो सूद का बंडल आगे बढ़ाती हुई कहती है। 30 लच्छी, सूद काटने से पहले बहू से झगड़ लेती है ये बुढ़िया, इसीलिए ऐसा सूद है। 40 नंबर हमारी बड़ी भाभी को वो एक अजनबी औरत का सूद लेकर ऐलान करती है। भैया बहुत दिन से परदेश में रहते हैं, इसलिए भाभी दिल लगाकर चरखे के साथ अपना दिल बहलाती है और उसका चेहरा जैसे खुशी से खिल उठता है। ए बीबी, आप तो जैसे बगैर कहे सब कुछ जान जाती हैं। वाह। हंसी की लहर जैसे चारों तरफ फैल जाती है। उधर से एक बूढ़ी औरत आती है, हाथ में सूत। उसकी जो अहमियत बढ़ी हुई है उससे जैसे जली हुई हो। तुम यहाँ क्या करती हो? वो संध्या को डांटती है। ले। संध्या हंस देती है। तुम्हारी कौन सी कीमती चीज चुरा ली है जो तुम इस तरह काले नाक का फन उठाकर आई हो? नाक की तरह फुनकार छोड़ती है कारकुन पर। फौरन सूद तौल दीजिए फौरन सूद तौल दीजिए इस बदकिस्मत बदमाश की। सब खामोश रह जाते हैं और नागिन के मुंह से जहर निकलता है। उसके घर पर क्या नहीं बीतती। उसके ससुराल से खत आया है कि उसका शौहर अब नहीं रहा। सबको लगा कि ठूंठ दरख्त पर बेल की तरह इस आंधी में उड़ जाएगी। संध्या, मगर उसका चेहरा पुरसुकून था, जिसे आईने में जल रहे आग के शोलों के अक्स से आईना नाशकिस्ता, पुरसुकून, मुतमहिल
और चमक पर कोई असर ना पड़ा हो जैसे। इसके लिए मुझे बिजली की तरह क्यों कड़कती है री बुढ़िया? उसने पुरसुकून लहजे में कहा। यह तो मुझे सिंदूर दान की रात ही पता चल रहा। सॉरी, ये तो मुझे सिंदूर दान की रात ही पता चल गया था। 65 बरस के मरीज और ढांचा 10 बरस का। कितने दिन चलेगा मालूम ही था अच्छी तरह। लाओ लाओ, तुम्हारा सूद भी तलवा दूं। वो थोड़ी देर रुक जाती है। लो, इन रंगों को लेकर क्या करूं, कहती है और नजदीक के चरखे के पास जाती है और बारी बारी से दोनों हाथों की चूड़ियों को फोड़ देती है। फिर अपने सूद से माथे की सिंदूर पोंछती हुई मुस्कुराती है। कारकुनान को सूद दिखाते हुए कहती है, आप लोग अपने रंग से इतने नंबर के दाग आज तक कभी नहीं लगाए होंगे अपने सूत में। शुरू कीजिए, तौलते चलिए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ कि इतना बड़ा काम रुका रहे? दुनिया में लोग जिए नहीं क्या, मरे नहीं क्या? और मुस्कुराने की फिर कोशिश की उसने, और मुस्कुराने की फिर कोशिश की उसने। तो ये था आज का अफसाना। फिर आऊँगा।